Hello students, this is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Gleam Institute. So I think you have an idea कि आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं based on speed and velocity. Because in our previous lecture we discussed the concept of speed and velocity perfectly. बहुत ही elaborated way में हमने ये concept discuss किया था और पहले भी मैंने कहा है कि कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उस कॉन्सेप्ट का। इसीलिए मैं आपके साथ हर कॉन्सेप्ट के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके साथ प्रैक्टिस करती हूँ और वो जरूरी भी है बिकॉज इट इज नेसेसरी टू लर्न द कॉन्सेप्ट एंड टू लर्न हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बढ़ेंगे, यही करते हैं हम हमेशा जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो द फर्स्ट पार्ट इज अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। तो हमारा काम होता है जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं टू राइट डाउन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। So what is the data given? First of all, the distance is given. The distance किससे represent करते हैं हम? S से represent करते हैं. So S से भी कर सकते हो, X से भी कर सकते हो. So S is given 400 किलोमीटर. From Delhi to Ambala, कहाँ से कहाँ तक travel कर रहा है? Delhi to Ambala travel कर रही है कार. Towards north, हमें direction भी दे रखी है. In 5 hours. The time taken, कितना है टाइम टेकन? 5 hours. Calculate its speed and velocity. ये क्या पूछ लिया? अब हमें तो बहुत अच्छे से फॉर्मूला पता है, हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों बता सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें स्पीड की, सो स्पीड को हम किससे डिनोट करेंगे? v से डिनोट करेंगे। सो स्पीड v नॉर्मल स्पीड की बात कर रहा है, तो नॉर्मल स्पीड की बात कर रहा है तो जितना हमें डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही करते हैं हम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके इक्वल होगा? कितना है डिस्टेंस? 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 आवर्स। सो 400 कितने पे जाएगा? 8 पे जाएगा। 80 किलोमीटर पर आवर, क्या हुआ? 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड निकाल ली हमने, स्पीड कितनी हुई? 80 किलोमीटर पर आवर। बट हमसे एक और चीज पूछी है, दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेलोसिटी को भी v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट वेलोसिटी के केस में यहां पे क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही करते हैं हम वेलोसिटी में। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां पे कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, कार जो है टुवर्ड्स नॉर्थ ट्रैवल कर रही है, बीच में कहीं कोई डायरेक्शन चेंज का इसमें हमें कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है। टाइम 5 आवर्स है। इनिशियल पोजीशन कहां पे होगी? दिल्ली पे, और उसको हम हमेशा क्या लेके चलते हैं? 0 लेके चलते हैं। फाइनल पोजीशन कहां है? अंबाला, वो भी कितना? 400 किलोमीटर अवे। यहां देख लो ये 400 किलोमीटर है, यहां इसकी इनिशियल पोजीशन है 0 पे, ये अंबाला है। दिस इज दिल्ली एंड दिस इज अंबाला। तो देखो यहाँ पे 400 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फाइनल पोजीशन 400 किलोमीटर में, इनिशियल 0 पे, तो 400 माइनस 0, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। सो 400 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया? 5 आवर्स। सो 400 डिवाइडेड बाय 5, ये भी कितना आएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। बट नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी में हम हमेशा क्या ऐड करते हैं? डायरेक्शन भी ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ। सो वेलोसिटी एंड स्पीड देयर इज नो डिफरेंस। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो उस केस में वेलोसिटी चेंज हो जाती है, बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, सेम डिस्टेंस है, सेम टाइमिंग है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ विल रिमेन सेम। दिस वाज द ए पार्ट, बट हमें इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी दे रखा है। क्या है सेकंड पार्ट? लेट अस सी। इफ द कार रिटर्न्स टू दिल्ली, अब अंबाला से वापस कार कहां आ रही है? दिल्ली आ रही है, टेकिंग द सेम टाइम, और उतने ही टाइम में जितना जाने में टाइम लिया था उतना ही आने में टाइम ले रही है।
दैट मींस 5 आवर्स जाने में लिए, 5 आवर्स आने में. देन फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. अब इसने क्या पूछ लिया, जो इसकी कंप्लीट जर्नी है, कंप्लीट जर्नी मतलब दिल्ली टू अंबाला, देन अंबाला टू दिल्ली. इस केस में इसने हमसे क्या पूछी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. लेट अस सी व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड. तो देखो एवरेज स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, v बार से डिनोट करते हैं. v बार क्या होता है एवरेज स्पीड, बहुत अच्छे से याद है आपको, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. यहां पे अब सिर्फ डिस्टेंस नहीं आएगा, क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन यही आया था. सो v बार वुड बी इक्वल्स टू, अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जाने का 400 किलोमीटर, वापस आने का भी 400 किलोमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 800 किलोमीटर. सो 400 प्लस 400 800 किलोमीटर्स. टोटल टाइम कितना, 5 आवर्स जाने का 5 आवर्स आने का, दैट मींस 5 आवर प्लस 5 आवर. तो कितना हो जाएगा 800 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 आवर्स. ये भी कितना हुआ 80 किलोमीटर पर आवर. तो देखो 80 किलोमीटर जो स्पीड है और जो एवरेज स्पीड है वो दोनों क्या है, सेम आ रही है, क्योंकि जाने में भी उतना टाइम लिया, आने में भी उतना टाइम लिया, डिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो एवरेज स्पीड विल बी 80 किलोमीटर पर आवर. अब बारी आती है एवरेज वेलोसिटी की. तो हमने एवरेज स्पीड निकाली, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी वो भी देख लेते हैं. देखो डिनोट करने का तरीका सेम है. एवरेज वेलोसिटी को भी किससे डिनोट करते हैं, v बार से डिनोट करते हैं. एवरेज वेलोसिटी में क्या आता है, नेट डिस्प्लेसमेंट. क्या आता है, नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर द होल जर्नी. नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर द होल जर्नी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कि उतना डिस्प्लेसमेंट आने में इसको कितना टाइम लगा है. सो v बार इज इक्वल्स टू, देखो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दो ही पॉइंट्स आपको कंसीडर करने होते हैं. सो इनिशियल पोजीशन थी दिल्ली, फाइनल कहां है, टाइम. अब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऑलवेज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अब देखो फाइनल पोजीशन दिल्ली है, इनिशियल पोजीशन भी क्या थी, दिल्ली थी. दैट मींस जो इसका इनिशियल पॉइंट है वही इसकी फाइनल डेस्टिनेशन भी है. तो मैंने इस केस में क्या बताया था, अरे दिल्ली से चला दिल्ली पहुंच गया तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वही पार्क वाली बात आ गई ना, सर्कुलर पार्क. जिस पॉइंट से राउंड निकालना स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वापस आ गए. तो एवरेज जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, 0 हुआ. सो नेट डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस वुड बी 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना भी हो, 10 आवर्स है वैसे यहाँ पे टोटल टाइम, हमारे वाले से कितना भी हो हमारे पास तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0 आ गया. तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, 0 किलोमीटर पर आवर. कोई एवरेज वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी है बट एवरेज वेलोसिटी नहीं है. एवरेज वेलोसिटी इज 0. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, बट द एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस वुड बी 0. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका लेवल बूस्ट अप होता है जब आप बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो. देखो डायरेक्ट आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे नहीं जा सकते, दिस इज अ फैक्ट. आपको पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर एक बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग बनाने के लिए पहले आपको उसकी फाउंडेशन रखनी पड़ेगी. तो ये उस फाउंडेशन का काम करते हैं ऐसे क्वेश्चंस. फाउंडेशन बनने के बाद आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पर इजीली जा सकते हो. बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here is our next question. The velocity of light in vacuum is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. ये कोई अलग से डेटा नहीं लिया गया. क्या बोल रहा है, the velocity of light, light मतलब जो सन से भी लाइट आ रही है, जो आपका बल्ब है उससे भी जो लाइट आ रही है, उस लाइट की जो स्पीड है इन वैक्यूम और इन द एयर भी आप बोल सकते हो. In vacuum it is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. That means 1 second में कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल होता है by the light, कितना होता है 3 into 10 raised to the power 8 meters. Calculate the time taken by it to travel a distance of 6 into 10 raised to the power 14 meter. क्या पूछ रहा है कि अगर यही लाइट 6 into 10 raised to the power 14 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करे तो लाइट को कितना टाइम लगेगा उसको ट्रैवल करने में. आ रही बात समझ. तो देखो
डेटा गिवन क्या क्या है, हमेशा यही काम करना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या गिवन है, एंड द सेकंड थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, दैट व्हाट इट इज डिमांडिंग फॉर, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इसको समझना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो मतलब ही नहीं बनता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेटा गिवन इज स्पीड, स्पीड कितनी दे रखी है लाइट की, 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सन से भी जो लाइट आ रही है उसकी सेम स्पीड होती है, लाइट की स्पीड यही होती है। देन कैलकुलेट द टाइम टेकन, टाइम पूछा है दैट मींस टाइम के आगे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 6 into 10 raised to the power 14, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 6 into 10 raised to the power 14 मीटर। क्लियर? सो टाइम पूछा है, अब टाइम का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है। क्या होता है स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम पूछा तो ट्रांसफर कर दो, टाइम का क्या फॉर्मूला बनेगा, स्पीड ओवर सॉरी डिस्टेंस ओवर स्पीड, टाइम का क्या बनेगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब रख दो वैल्यू, डिस्टेंस की भी रख दो और स्पीड की भी रख दो, क्या आएगी वैल्यूज, डिस्टेंस की कितनी है 6 into 10 raised to the power 14 डिवाइडेड बाय कितना है स्पीड, 3 into 10 raised to the power 8। क्लियर है? अब देखो सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, पहले तो 3 2 6, 2 को लिखो मल्टीप्लाई। अब देखो पावर्स को कैसे सॉल्व करना होता है, यहाँ 10 raised to the power 14 है, 10 raised to the power 8 को अगर आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 10 raised to the power positive 14 into 10 raised to the power negative 8, एंड 14 minus 8 बेस सेम है, 10 and 10 बेस आर सेम, तो ये जो पावर है ये क्या हो जाएगी, इसमें से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होगी। सो 14 minus 8 कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। सो ये कितना बच जाएगा, 2 into 10 raised to the power 6। और आया क्या हमारे पास, टाइम आया है, तो कितना हो जाएगा 2 into 10 raised to the power 6 सेकेंड्स। सेकेंड ही आएगा क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकेंड था, स्पीड क्या थी मीटर पर सेकेंड और ये क्या था मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल और स्पीड क्या सेकेंड क्या जाएगा, इसकी यूनिट के साथ जाएगा, 2 into 10 raised to the power 6 सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा लाइट को 6 into 10 raised to the power 14 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला कन्वर्ट किया है हमने। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि उसकी खुद की लेंथ कितनी है 100 मीटर, इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। In what time shall it cross a bridge 1 kilometer long? इसको एक 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है उसको क्रॉस करना है। पूछा है कितने टाइम में वो उस ब्रिज को क्रॉस करेगी। अब देखो डेटा गिवन क्या क्या है, एक तो हमें लेंथ जो है ट्रेन की, मैं यहाँ लिख देती हूँ xt, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी दे रखी है 100 मीटर। दूसरा हमें जो ब्रिज की लेंथ है दैट मींस x ब्रिज कितना दे रखा है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मींस 1000 मीटर। आ रही बात समझ? अब देखो जब भी ऐसे ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा समझा देती हूँ यहाँ पे कि देखो ये सपोज ब्रिज है, ठीक है, इस ब्रिज को ये ट्रेन क्रॉस करेगी, करेगी कि नहीं। अब ब्रिज को क्रॉस करना है, क्रॉस करना है तो सपोज ये ट्रेन यहाँ तक पहुंच गई एकदम ब्रिज के एंड तक, बट अभी भी ब्रिज क्रॉस नहीं हुआ है, ट्रेन इज स्टिल ऑन द ब्रिज, अभी भी ब्रिज के ऊपर है, ये क्रॉस नहीं किया है। क्रॉस करने के लिए ट्रेन को एटलीस्ट यहाँ इसकी पोजीशन होनी चाहिए, एटलीस्ट यहाँ इसकी पोजीशन होनी चाहिए जस्ट आउटसाइड द ब्रिज। तो बिल्कुल जैसे ब्रिज से बाहर आ चुकी है तब ये ब्रिज क्रॉस हुआ है। दैट मींस पूरा ब्रिज क्रॉस करने के लिए ब्रिज से बाहर भी ट्रेन को अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस क्या करना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ा। तो जब भी इस तरीके की ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं तो जो ट्रेन की लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस के अंदर जितना भी वो ट्रैवल कर रही है उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है बाय द ट्रेन कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस
कितना हो जाएगा xt प्लस xb, यही हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। कितना हो जाएगा देखो 100 मीटर प्लस 1000 मीटर, कितना हो जाएगा टोटल 1100 मीटर। आ रही बात समझ? ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ मीटर में ले रहे हैं तो हमें जो स्पीड है वो भी मीटर पर सेकंड में चाहिए होगी, यूनिट सेम रहनी चाहिए। आप डिफरेंट यूनिट्स लेके सॉल्व नहीं कर सकते। अब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कैसे करना है मीटर पर सेकंड में वो मैं आपको बता देती हूँ। When you convert किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, जब भी आप किलोमीटर पर आवर से यूनिट कन्वर्ट करते हो मीटर पर सेकंड में, तो जो भी गिवन डेटा है, गिवन स्पीड है, आप उसको मल्टीप्लाई करते हो 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करते हो 5/18। और जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इट फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो 18/5 से। जो भी स्पीड दी हुई है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हो 18/5। इसको हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं। कैसे सॉल्व करके देख सकते हैं? अब देखो ये 60 किलोमीटर, किलोमीटर 1000 मीटर होगा, किलोमीटर है तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा 1000। एंड दिस इज द आवर। 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे 60 मिनट्स इनटू 60 सेकंड्स। तो आप इस तरीके से जब इस रेशियो को कन्वर्ट करते हो, 60 को हटा दो, जब आप इस रेशियो को कन्वर्ट करते हो तो आपके पास यही वैल्यू आती है। कितनी आती है 5/18। आ रही है बात समझ? ओके। नाउ 60 किलोमीटर पर आवर तो v कितना हो जाएगा देखो 60 इनटू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको एक बार ऐसे रहने देते हैं, चाहो तो आप कन्वर्ट करके लिख भी सकते हो, अदरवाइज इतना भी रह सकता है। ठीक है। अब पूछा क्या है हमसे, क्या पूछा है टाइम पूछा है कि कितने टाइम में, तो स्पीड आ गई हमारे पास, डिस्टेंस आ गई, टाइम निकाल सकते हैं। स्पीड किसके इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, यहाँ पे x ले लो, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस कितना है 1100 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 60 इनटू 5/18 है। अब 5 को ये रहने दो, 18 को ऊपर ले जाओ 18। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो 0 to 0, 5 से ये चला जाएगा 22 पे चला जाएगा। अब और सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा, जाएगा 3 पे, 6 से 3 पे 18, तो कितना हो जाएगा 66 सेकेंड्स। क्या हो जाएगा 66 सेकेंड। दैट मींस ट्रेन जो है उस ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी 66 सेकेंड्स में उसको क्रॉस कर जाएगी। इस तरीके से अगर कहीं भी थोड़ा सा भी लैंग्वेज में चेंज आता है तो आपको उसको लैंग्वेज को समझना होगा एंड देन यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। कहीं से भी जरा सी भी आप चूक कर जाए तो सपोज आपने यहाँ पे यूनिट ही चेंज नहीं की होती, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड नहीं किया होता तो आपका आंसर नहीं आता। तो माइन्यूट से माइन्यूट चीज आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो। तो इसी बात पे बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके लेट्स गो। ये रहा हमारा आज का अगला सवाल। अच्छा क्वेश्चन क्या है, अ बाइसाइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम। फर्स्ट हाफ का मतलब है कि सपोज टोटल टाइम t है, टोटल टाइम कितना है t है, तो जो फर्स्ट हाफ है दैट मींस t/2 टाइम, तो t/2 टाइम तो फर्स्ट हाफ टाइम स्पीड v1, यानी कि टोटल जो जर्नी है, टोटल जो जर्नी है हमें डिस्टेंस नहीं दे रखा है, यहाँ पे बोल रखा है सिर्फ जो टोटल जर्नी है उसमें आधे टाइम के लिए, फर्स्ट हाफ टाइम के लिए जो साइक्लिस्ट की स्पीड है वो कितनी है v1 एंड फॉर द सेकंड हाफ टाइम, लेटर हाफ टाइम यानी कि अब t में से t/2 गया यानी कि हाफ चला गया तो कितना बचा, हाफ ही तो बचा। सपोज टोटल 10 मिनट्स है तो 10 मिनट्स में आपको बोल दे कि जो हाफ ऑफ द 10 मिनट्स है दैट मींस 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स वो v1 स्पीड से जा रहा है, बाकी के 5 मिनट्स वो v2 स्पीड से जा रहा है, तो 5 मिनट हुए तो इक्वल ही ना। तो जो लेटर हाफ टाइम है t/2 उसमें इसकी स्पीड कितनी है v2,
पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बाईसाइकिलिस्ट। अब आपसे बाईसाइकिलिस्ट की एवरेज स्पीड पूछी है। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है और इस क्वेश्चन के साथ हमारा वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर an object travels with speed v1 v2 up to vn, यानी कि डिफरेंट स्पीड से। अब एक ही जर्नी है, जरूरी तो नहीं है कि सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। कभी v1 v2 अप टू vn, कितनी बार भी उसकी स्पीड चेंज हो रही है। इन टाइम t1 t2 अप टू tn, और जितनी बार ये स्पीड चेंज कर रहा है उतनी बार इसको टाइम कितना लग रहा है। v1 स्पीड से ये t1 टाइम तक ट्रैवल करता है, v2 स्पीड से ये t2 टाइम तक ट्रैवल करता है और vn स्पीड से ये tn टाइम तक ट्रैवल करता है। ठीक है, इन दैट केस अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है। बहुत ही ध्यान से समझना हर एक पॉइंट को। अब देखो टोटल डिस्टेंस, मुझे यहाँ टोटल डिस्टेंस नहीं दे रखी बट मुझे स्पीड और टाइम दे रखा है। तो स्पीड और टाइम से देखो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम किसका प्रोडक्ट लेते हैं, स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट लेते हैं। तो अगर मैं v1 को t1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास फर्स्ट डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि जितना डिस्टेंस उसने v1 स्पीड से ट्रैवल किया। v2 को t2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास उसने जो v2 स्पीड से जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आ जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर vn तक जाऊं, vn into tn, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं, बस इसी बात को ध्यान रखना है। आगे बात समझ। सो यहाँ पे हो जाएगा v1 into t1 प्लस v2 into t2 अप टू कहां तक जाएगा ये vn into tn। इस तरीके से हम सारे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ये इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस दे नहीं रखा है, सिर्फ डेटा में टाइम और स्पीड दे रखा है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल टाइम अलग-अलग टाइम कितना है, t1 t2, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2 अप टू tn। अब इसमें एक स्पेशल केस ऐड होता है। वो स्पेशल केस क्या है कि सपोज ये टाइम इंटरवल सब सेम होते, स्पीड तो चेंज हो रही है, v1 v2 vn तक जा रही है, लेकिन जो टाइम है उस स्पीड से जाने में वो टाइम सेम रहता। मतलब यहाँ पे t1 भी कुछ t होता, t2 भी t होता, tn भी कितना होता t, यानी कि टाइम सेम है। जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट हाफ t/2 सेकंड हाफ t/2, तो दोनों सेम हो गए, लेकिन स्पीड v1 v2 डिफरेंट है। तो डिफरेंट स्पीड के लिए अगर टाइम सेम रहता है उस केस में ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट होता है, देखो ध्यान से। v1 t1 की जगह क्या आएगा, t आएगा, t2 की जगह पे t आएगा, tn की जगह भी क्या आएगा, t आएगा। तो सब में से t क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो t को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, v1 प्लस v2 अप टू vn, ये क्या आएगा, डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t। देखो जितने t होंगे tn तक जा रहा है, t1 भी t, t2 भी t, सब t है, तो t प्लस t अप टू कहां तक जा रहा है, tn तक जा रहा है। tn तक जा रहा है तो कितने t हो जाएंगे, nt होता है ना। t को आप 10 बार ऐड करो तो कितना होता है, 10t होता है। 5 बार ऐड करो तो कितना होता है, 5t होता है। इसी तरीके से अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, nt के बराबर हो जाएगा। तो t से t तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। ये आपका फॉर्मूला बन गया। एक क्या नया फॉर्मूला बन गया, यहाँ फिर से देख लो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नया फॉर्मूला v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आपको कोई ऐसा केस दे रखा हो जिसमें स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड अलग अलग है बट टाइम सेम है, स्पीड अलग अलग है बट टाइम सेम है, उस केस में अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, देन दैट एवरेज स्पीड इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द स्पीड्स। जितनी बार स्पीड चेंज हो रही है सबकी सब स्पीड का आप अरिथमेटिक मीन निकाल लो, या फिर उनका हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट एवरेज निकाल लो। आ रही है बात समझ। इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ करना है हमें। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद
था। क्या कह रहे हैं ये कि फर्स्ट हाफ यानी कि t1 कितना है t/2 और t2 कितना है वो भी t/2, लेकिन जो स्पीड है वो v1 और v2 है, दो ही स्पीड है। एवरेज स्पीड पूछिए तो कुछ नहीं करना, जब टाइम सेम हो तो कुछ नहीं करना, दोनों स्पीड का सम v1 प्लस v2, ये तो vn तक था, हमारे पास कितनी स्पीड है, दो ही स्पीड है, तो v1 प्लस v2 और दो है तो किससे डिवाइड कर दो, दो से डिवाइड कर दो, ये आपकी क्या आ गई एवरेज स्पीड। कुछ करना पड़ा क्या? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, v बार किसके इक्वल आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। In which case, whenever you have been given the different speeds but same time, जब आपको टाइमिंग सेम दे रखा हो बट आपको स्पीड अलग अलग दे रखी हो, in that case the average speed is always equals to the arithmetic mean of all the individual speeds, जितनी भी individual speeds है उनके arithmetic mean के इक्वल होगा। इसी पे बेस्ड एक और एग्जांपल कर ले जिसमें आपको डायरेक्ट बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन हम कर चुके, और भी क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। करें एक और एग्जांपल, उसके बाद मैं आपको इसी तरीके का एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगी। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, सेम जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। लैंग्वेज समझते ही आप, मुझे तो लगता है कि डायरेक्ट आंसर बता दोगे, मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। द क्वेश्चन इज a cyclist cycles for t second at a speed of 3 meter per second. t टाइम में v1 स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड एंड फॉर द सेम टाइम एट स्पीड ऑफ, फॉर द सेम टाइम, ये लाइन आ गई समझ जाओ यहीं से, फॉर द सेम टाइम एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, v2 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइमिंग सेम है, ये भी कितना t टाइम में। Along a straight road, what is the average speed of the cyclist? Average speed पूछी है v बार। अब कोई पूरा लॉन्ग मेथड नहीं करना है, हमें पता है ऐसे केस में जब टाइमिंग सेम हो बट स्पीड डिफरेंट हो, in that case average speed is the arithmetic mean of all the individual speeds। तो वही करो डायरेक्ट, 3 plus 5 divided by 2 कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी नहीं करना पड़ा, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। मतलब आप इस कैलकुलेशन के बिना भी इसका आंसर बता सकते थे, हो गया ना इजी। बस यही एक वे होता है फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझने का, और एक जो फोबिया है फिजिक्स से रिलेटेड कि फिजिक्स तो बहुत टफ है, उस फोबिया को अपने माइंड से निकालने का ये बेस्ट वे है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट में से एक दूसरा कॉन्सेप्ट निकाल के लेकर आओ। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लेकिन क्वेश्चन से हमने कॉन्सेप्ट निकाल लिया। So that is the best way to learn physics, and just don't learn the physics, love the physics। Physics को जीना सीख जाओ, जिस दिन जीना सीख जाओगे ना you gonna enjoy this subject। करें आगे एक और क्वेश्चन, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आगे भी हम करते रहेंगे, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I hope you all are enjoying because I am enjoying these questions very much। बड़े okay। ये रहा हमारा अगला और आज का आखिरी सवाल, और ये आखिरी सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एक और नया कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। सो बी एक्साइटेड फॉर दैट। अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। कोई भी दो प्लेसेस दे रखे आपको, सपोज ए एंड बी। इन दोनों प्लेसेस के बीच का जितना भी टोटल डिस्टेंस है, सपोज x है, उसका जो हाफ है यानी कि x/2 is covered at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट हाफ कितने में ट्रेवल किया 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया। एंड द सेकंड हाफ मतलब बचा हुआ x/2, सेकंड हाफ मींस बचा हुआ x/2 is covered at 60 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से किया 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। आपसे कार की एवरेज स्पीड पूछी है। अब हम करने को क्या करेंगे, हम पहले इसका किसके लिए टाइम निकालेंगे, फिर टाइम निकाल के फिर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो क्यों ना हम इसमें एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जैसे हमारे लिए प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इजी हो गया था, इन द सेम वे दिस क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इजी। ओके, अब उसके लिए हम फिर से एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, क्योंकि हमें अभी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दे रखा है, टाइम का कोई इसके अंदर जिक्र भी नहीं हुआ है। ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस
x1 x2 अप टू xn, कोई अलग अलग डिस्टेंसेस है x1 x2 xn किसी भी जर्नी में विथ स्पीड v1 v2 अप टू vn, यानी कि x1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है v1 स्पीड से, x2 डिस्टेंस ट्रैवल करता है v2 से और xn डिस्टेंस ट्रैवल करता है vn स्पीड से। इन दैट केस एवरेज स्पीड हमें बतानी है। क्या बतानी है? एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हम कैसे निकाल सकते हैं? x1 प्लस x2 प्लस अप टू, जितने भी अलग अलग डिस्टेंसेस है सबको ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस विल बी x1 प्लस x2 अप टू xn। बट टोटल टाइम कैसे आएगा? टाइम तो दे ही नहीं रखा, बट हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड है तो दोनों डेटा तो हम टाइम निकाल सकते हैं। कैसे? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आपको t1 टाइम निकालना है, यानी कि x1 को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, t1 निकालना है तो आप क्या करोगे? x1 अपॉन v1। आपको t2 टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे? x2 अपॉन v2। सिमिलरली xn अपॉन vn। तो हम टाइम निकाल लेंगे तो क्या आएगा? x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 अप टू xn अपॉन vn। ये टोटल टाइम है। इसको आप डिस्टेंस स्पीड मत देखो, आप इसको टोटल टाइम की तरह देखो। बढ़े आगे। लेकिन अगर इसमें एक और केस आ जाए, सब केस आ जाए दैट x1 equals to x2 equals to xn equals to x, यानी कि डिफरेंट स्पीड से ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। डिफरेंट स्पीड से एक ही जर्नी में सपोज 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 10 मीटर को पहले सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, फिर हो सकता है ये 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। तो स्पीड डिफरेंट हो सकती है बट डिस्टेंस क्या है? सेम है। इन दैट केस हम x1 प्लस x2 अप टू xn अगर करते हैं तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? मतलब x को अगर आप 10 टाइम्स जोड़ोगे तो 10x, n टाइम्स जोड़ोगे तो कितना आएगा? nx। यही आएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, यहां देखो x अपॉन v1 हो जाएगा, x अपॉन v2, x अपॉन vn। तो सब में से x क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या? 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 अप टू 1 अपॉन vn। यही आएगा। x से x क्या? कैंसिल। बचा क्या? n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 अप टू 1 अपॉन vn। ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। यानी कि अब आपको क्या करना है? आपको कोई लेना देना नहीं है डिस्टेंस से, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंट स्पीड में आप क्या करोगे? उनका हार्मोनिक मीन लोगे। क्या लोगे? उनका हार्मोनिक मीन। वो उनका अरिथमेटिक मीन था। दिस इज द हार्मोनिक मीन। तो ऊपर तो नंबर ऑफ स्पीड्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल स्पीड्स। बट हमारे पास जो स्टैंडर्ड केस आता है, स्टैंडर्ड केस हमेशा दो स्पीड्स के लिए आता है। तो अगर यहाँ पे दो स्पीड्स हो, यानी कि n कितना हो जाए? 2 हो जाए, और यहाँ पे ये क्या हो जाए? 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। बाकी ज्यादा स्पीड्स के अगर हम ना करें तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर टू डिफरेंट स्पीड्स क्या बन जाता है? v एवरेज। n की जगह क्या पुट करेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। सो 2 देखो यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये तो प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो v1 v2 और अपॉन में क्या रहेगा? v1 प्लस v2। कुछ नहीं किया, सिंपल एलसीएम लिए 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 का। तो यहाँ पे क्या आएगा? v1 into v2 और यहाँ क्या आएगा ऊपर न्यूमरेटर में? v1 प्लस v2। तो v1 प्लस v2 ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ रह गया डिनोमिनेटर में, और v1 v2 कहाँ गया? न्यूमरेटर में। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जब आपको दो स्पीड्स दे रखी हो, ज्यादा दे रखी हो तो ये, लेकिन अगर स्टैंडर्ड दो ही केस आते हैं हमारे पास दो स्पीड के लिए, उस केस में आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब कुछ नहीं करना हमें, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। A car covers the first half of the distance between two places at a speed of 40 km/h। v1 कितना है? 40 km/h। और आपके पास सेकंड हाफ मतलब पहले डिस्टेंस x/2, बाद में भी कितना? x/2, एंड सेकंड हाफ एट 60 km/h। v2 कितना है? 60 km/h। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पूछी है तो इनका हार्मोनिक मीन आएगा। हार्मोनिक मीन 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, व्हिच मींस
2 into V1 कितना 40, V2 कितना 60 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 यानी कि 40 प्लस 60। तो सॉल्व करो 2 into 40 into 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 कितना हुआ 100। दोनों 0 से 0 कैंसिल कर दो, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 6 4 24, 24 into 2 48। सो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। आपको यूनिट अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड। और कुछ भी नहीं किया हमने, क्या किया सिर्फ इनका हार्मोनिक मीन लिया। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर डिस्टेंस सेम हो then average speed will always be the harmonic mean of all the individual speeds. Clear? So I hope all these questions are clear to you. Practice more and more question to achieve the perfection in your concepts. Perfection must है। अगर आप किसी काम को perfectly नहीं कर रहे हो तो फिर करो ना करो एक बराबर है। Okay? So just keep working hard, and if you like this video, you enjoyed the questions, then don't forget to subscribe the channel. Always keep working hard and stay blessed.